नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास कार्यक्रम द नवीन पुरोहित शो में। और आज हमारे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा विधायक, मध्य प्रदेश के एक चर्चित चेहरे, मध्य प्रदेश की राजनीति के एक देदीप्यमान नक्षत्र जो युवाओं के लिए उदाहरण हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। कुणाल जी, आपका द नवीन पुरोहित शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कुणाल जी, जिस प्रकार से कॉलेज से राजनीति में आना और फिर एक राजनीति में एक पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करना, क्या वो टर्निंग पॉइंट था? कहाँ से ऐसा लगा कि नहीं, इस देश में अगर मुझे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करना है, उनके हितों का संरक्षण करना है, तो राजनीति एक बेहतर माध्यम हो सकता है। इंजीनियरिंग से सोशल इंजीनियरिंग में आ गए, कैसे? देखिए, प्रारब्ध भी मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ नवीन जी, कि एक प्रारब्ध में होगा कि यहाँ पहुँचना होगा, इस दौर के अंदर आना होगा। इसका एक बड़ा अपना योगदान रहता है। उसके कारण कई चीज़ें बनती जाती है और समय, एक परिस्थितियाँ बनते बनते धीरे धीरे एक, जैसे कहते हैं ना कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक सड़क के आंदोलन को सदन के अंदर अगर जनता ने पहुँचाया तो ये उसी का नतीजा है। पहले मैं क्योंकि नॉन पॉलिटिकल फैमिली का होने के कारण और बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, तो एक ये आदत तो थी कि कॉलेज में भी, स्कूल में भी सब अपना अपना अध्यक्ष के रूप में, और वहाँ की लोकल जो छोटा मोटा अपना का स्कूल का और कॉलेज का होता है। फिर एक वहाँ पे एक आंदोलन शुरू हुआ ग्रीन कार्ड पॉलिसी का। तो जब उसके लिए लड़ना शुरू करा, धीरे धीरे उसमें अधिकार मिला और लगभग उस दौर के अंदर 1.5 करोड़ रुपए पूरे कई बच्चों के जो कई फीस थी, उन बच्चों की जब वापस हुई तो जब कहीं ना कहीं लगा कि अधिकारों के लिए बात करना चाहिए। वही दौर था जब मैं एमटेक करता था, तो फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने भी जाता था और एमटेक के साथ अपना सोशल वर्किंग का थोड़ा सा वर्किंग करता था। और उसी दौर में राहुल जी ने एक नारा दिया था कि नेता बनो और नेता चुनो, और बोले लोकतांत्रिक मूल्यों में नए लोगों का आह्वान है और लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर नए लोगों को मैं आह्वान करता हूँ। तो जिस आह्वान को उन्होंने करा, उस विचार के साथ जब देखा कि एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक नौजवानों को बुलाया जा रहा, और जिस तरीके से राहुल गांधी को समझने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, और जब समझा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं और काम करना चाहिए। फिर उसी दौर में माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनसे बोला, उन्होंने भी जिस तरीके से एक एग्रेसिव पॉलिटिशियंस के रूप में, तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत यूथ कांग्रेस के अंदर हुई। और पहले मुझे कि ये मैं इसको हाईटेक करो यूथ कांग्रेस को, तो मैं हाईटेक करने के उद्देश्य से उनके साथ फिर जब घूमने लगा, दौड़ने लगा, तो फिर उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया। और प्रवक्ता के साथ मध्य प्रदेश को मुझे शौक था और वो भी घूमते थे, तो मैं पूरा मध्य प्रदेश 2-3 बार घूमने का अवसर मिला। फिर लगा कि अब और ताकत के साथ इसमें काम करना है। अगर मैं राजनीति से इतर कुणाल चौधरी की बात करूं तो कुणाल चौधरी में लोग, मतलब व्यक्तिगत तौर से अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मुझे वो राजनेताओं का पुट बहुत कम नज़र आता है। एक समाज सेवी व्यक्ति, एक सहज व्यक्ति, एक उदार व्यक्तित्व, सबसे एक अच्छा मधुर संबंध रखने वाला व्यक्तित्व। तो सत्ता की जो है वो सनक कहें या गर्मी कहें, वो चढ़ी नहीं आपके ऊपर, तो क्या, कैसे कंट्रोल किया? सामान्यतः हो नहीं पाता। देखिए, मैं एक बहुत मध्यम वर्ग परिवार का लड़का हूँ। मैंने उस जगह से निकल के राजनीति में, और मुझे जो मिला है इस विनम्रता के भाव से ही मिला है, जो प्रेम के भाव से, वो लोगों के सम्मान के भाव से। एक संस्कारों के परिवार में हम पले बढ़े, तो कैसे लोगों से प्रेम के भाव के साथ बात करें। और जब आपको जिस भाव के साथ मिलता है, आप जिस दिन, ईश्वर से मैं रोज यही मांगता हूँ कि ये सत्ता सर पे नहीं चढ़े, मतलब हमारे कहा जाता माथा, तो सत्ता माथे पे नहीं चढ़े। और कभी भी ईश्वर से ये पद, क्योंकि आते जाते पद किसी की कुर्सी सगी नहीं हुई है और किसी का पद परमानेंट नहीं हुआ है, पर ये पद कई लोग माथे पे चढ़ा लेते हैं, कई और उतार लेते हैं। कि जितने अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं विनम्रता के भाव के साथ जीवन में रहते हैं। तो विनम्रता का भाव मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए, और कोशिश करता हूँ कि ईश्वर इस भाव को हमेशा जिंदा रखे। कई बार सोशल मीडिया पे जो लोगों की उपस्थिति होती है वो उनके स्वभाव को, चित्र चरित्र को, उनकी सोच को भी परिलक्षित करती है। तो कई बार फैमिली के साथ फ़ोटोज़ जब आपके आते हैं, उसके बाद जब लोगों के उन पर बड़े
फैमिलियर कमेंट आते हैं तो लगता है कि परिवार बहुत बड़ा है। तो जब एक बड़ा परिवार आपको चाहने लगता है तो एक सोच जवाबदेही भी बहुत बड़ी हो जाती है समाज के लिए। तो जब परिवार समाज से जुड़ जाता है, सामाजिक जिम्मेदारियां कोई एक परिवार ओढ़ लेता है, तो उसमें सिर्फ जो व्यक्ति जिसको सत्ता मिली है सिर्फ वही सहभागी नहीं होता, बल्कि वो सेक्रीफाइस बच्चों को भी, घर की महिलाओं को भी, घर के बुजुर्गों को भी, सबको करना पड़ता है। तो राजनीति में आपके आने का परिवार पर क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए, इफेक्ट तो रहता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो समय की तो कमी रहती है कि जब मेरे परिवार में जितने फादर हैं तो अभी मदर तो है नहीं, फिर उसके बाद मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है, तो लगभग ये एक जीवन का एक दौर रहता है कि आपको जब पाना हो, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश घूमा होगा तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर जिस व्यक्ति ने इतने बड़े मध्य प्रदेश की 10 बार परिक्रमा लगाई होगी तो कितना समय घर से बाहर देना पड़ा होगा। उन परिस्थितियों के अंदर परिवार को संभालना, परिवार को पालना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को सब चीज़ों के लिए तैयार करना, तो इस दौर की जवाबदारी अगर आपके घर में संभाल लेते हैं तो उसी से आप वो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक धर्म पत्नी का एक बड़ा अनूठा योगदान रहता है, और धीरे धीरे कई चीज़ों को कि कई शिकायतें बंद होती है, कई शिकायतें नहीं होती है, उन परिस्थितियों से निकल के यहाँ तक पहुँचने में एक बड़ा योगदान अपने आप में है, और धीरे धीरे उस परिस्थितियों का। वैसे तो एक राजनेता का जीवन खुली किताब की तरह होता है, लेकिन कोई एक ऐसी हॉबी, कोई एक ऐसी बात जो लोगों को पता नहीं हो, जो कुणाल चौधरी को बहुत प्रिय हो? कुणाल चौधरी को हर चीज़ प्रिय है, और पर सबसे ज़्यादा प्रिय की बात करूं तो कभी कभी कई बार एकांत मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहां आजकल सामान्य परिचर्चा में ये कहने लगे लोग कि हर बात में राजनीति मत करो, मतलब ऐसा जैसे कि राजनीति कोई गलत चीज हो, कि नहीं कहीं तो राजनीति मत करो, मतलब राजनीति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव है उसके अंदर। जबकि बिना राजनीति के ना आपकी कोई राष्ट्रनीति हो सकती है, ना आपकी कोई जननीति हो सकती है। मूलतः राजनीति में राष्ट्रनीति और जननीति का समावेश होना चाहिए। लोगों का राजनीति से थोड़ा सा मोहभंग हो रहा है, खासकर युवाओं का। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति के विषय में एक वातावरण बन रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है, उसको कैसे तोड़ा जाए? देखिए, एक बड़ी बात आपने कही कि इस तरह से एक बात की आज वातावरण जिस तरह का है कि सही में कई जगह कह देते हैं कि यार आप राजनीतिक बात मत करो, आप राजनीतिक, और कोई भी व्यक्ति मतलब ये कहे नॉर्मल कि यार इस चीज़ में हम राजनीति, जो आप मूल बात करोगे उस चीज़ से जब भगना होता है तब कहीं ना कहीं उस दौर को कहा जाता है। और राजनीति के प्रति सही में ये बात है कि कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा, एक विश्वास, जिस तरीके से पहले राजनेताओं के प्रति भरोसा होता था, राजनीति के प्रति भरोसा होता था, वो भरोसा थोड़ा कम हुआ है। पर उसे बढ़ाने के लिए जिस तरह के लोग जिस उसके अंदर आएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने आप भरोसा भी बढ़ता है, भरोसा बनता भी है, और उस भरोसे को कायम करने के लिए आपको पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ता है। जब इस देश की आज़ादी के आंदोलन के लोग आज़ादी के लिए लोगों को निकाल रहे होंगे, जब महात्मा गांधी चले होंगे तो अकेले ही चले होंगे, और जिस आंदोलन को खड़ा करने के लिए जब लोगों को इकट्ठा करा होगा तो उस दौर को भी समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही हो, और इसके लिए जितने बेहतर लोग आएंगे जो जवाबदेही के साथ, क्योंकि आज हो चुका है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर उस परिस्थितियों के साथ ना तो डिलीवर कर पाते हैं, ना उस परिस्थितियों के साथ हम दे पाते हैं, और कहीं ना कहीं कि जो लोगों के ऊपर से भरोसा घटा है तो उसका भी ये मुख्य कारण ये है। जी, कांग्रेसी क्यों कुणाल जी? देखिए, मैं पहले से भी, क्योंकि आजादी के आंदोलन, मेरा एक प्रश्न इसमें और भी है कि जब जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनमें लगता है कि मौका बहुत मुश्किल से मिलेगा, अगर आप सिर्फ टिकट की सोच रख के आते हैं, तो कुछ नए राजनीतिक दल को तलाश लेते हैं लोग कि भाई ठीक है, हमारा अपना एक अच्छा जन समूह के साथ वार्तालाप है, तो इस जन समुदाय की संख्या का फायदा किसी राजनीतिक दल से टिकट लेकर उठाना चाहिए। तो इतना बड़ा राजनीतिक दल, सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी, अब मेरी वो बात आती है कि कांग्रेसी क्यों फिर? देखिए नवीन जी, पहले भी मैं आज़ादी के आंदोलनों को पढ़ा करता था, महात्मा गांधी को मैं देखा करता था, सोचा करता था, तो उस विचारों से मिलती जुलती। और मैं पहली चीज़ आपको बताऊं, मैंने कभी इस विचार के साथ जीवन में कोई काम नहीं किया कि भविष्य में क्या होगा। मैं अपने जीवन को वर्तमान में जीता हूँ, छोटी छोटी खुशियों में खुश होता हूँ, और जो काम वर्तमान में आपको मिले
उसे ताकत के साथ काम आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप सीढ़ियां मिलने का काम होता है। कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो मैंने ये सोचा कि मैं विधायक बन जाऊंगा या विधानसभा ले लूंगा, तो ये कहीं मैं जब आया था राजनीति में जुड़ा था तो एक सोशल वर्किंग के काम के साथ जुड़ने का हुआ। फिर योग बना कि मैं प्रवक्ता बना, फिर प्रवक्ता के बाद पूरा मध्य प्रदेश घूमा, इलेक्शन आ गए यूथ कांग्रेस के तो उस इलेक्शन को लड़ा, जनरल सेक्रेटरी बना, फिर मैंने जुनून के साथ मध्य प्रदेश घूमा, फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष बनने के बाद फिर पूरे प्रदेश को घूमा, फिर 5 साल बाद चुनाव आए तो उस सीट की तैयारी करी, उसको मैंने नर्चर करने की कोशिश करी और टिकट भी मिली, पार्टी ने टिकट भी दी। और ये बात हमेशा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नए लोगों को मौका मिलता है, जैसे मेरी बॉडी के लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नए नए लड़कों को बॉडी के अंदर टिकट मिला। और ये बात सच्चाई है कि ये मैं इस विचार के साथ जब आया था कि मुझे टिकट मिलेगी, विधायक बनूंगा, इस विचार के साथ नहीं, एक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का मन था, लोगों के बीच में रहने का मन था और कहीं ना कहीं लोगों के कैसे भला करा जाए इस और मन था। तो धीरे धीरे ईश्वर का भी अपना आशीर्वाद होता है और कहीं ना कहीं लोगों का सोच भी रहती है और उसी सोच और नतीजे को, सड़क के संघर्ष को जनता ने सदन के अंदर पहुंचाने का काम किया। जैसा आपने कहा कि कॉलेज टाइम में राहुल गांधी जी का यूथ को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करने के लिए जो आह्वान, और जब आप उस पॉलिटिक्स में कनेक्ट हुए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का मोटिवेशन, उनका सहयोग जो है आपको एक परिपक्व राजनेता के पथ पर अग्रसर करता चला गया। राहुल जी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है, तो एक आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। राहुल जी की प्रेरणा से आए उस पार्टी में, एक तमाम पदों पर आपने काम किया, फिर अब बतौर विधायक उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो राहुल जी से मिलना जुलना होता होगा, तो राहुल जी के विषय में आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। एक साफ कोही नेता जो इस हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एक वैश्विक मंच का वो आदमी, क्योंकि हो सकता है कई बार बात करता हूं तो लगता है कि राहुल गांधी को जरूरत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, पर इस देश को जरूरत है कि राहुल गांधी जैसा नेता प्रधानमंत्री बने। एक वैश्विक मंच का वो व्यक्तित्व जो हिंदुस्तान के लिए एक अलग सोच रखता है कि कैसे लोगों को अधिकार, जब भी आप उनकी कई चीजों को जब उनने करवाया, जिन चीजों को यूपीए के माध्यम से करा गया, तो चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, अधिकारों की बात, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, राइट टू फूड की बात हो, राइट टू हेल्थ की बात हो, तो ये सारी चीजें जो अधिकार संपन्नता कैसे इंसानों को दी जाए, कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अधिकार दिए जाए। चाहे जब मैंने उनकी दृढ़ता देखी कि जब 40 सांसद थे और उस दौर में जब कृषि काल वो भूमि अधिग्रहण कानून की बात थी, तो दौर मुझे याद है, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था, बोले हम 40-44 सांसद हैं, इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। और इस दृढ़ता के साथ वो भट्टा पारसोल की मैंने यात्रा भी देखी, मैंने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी, एक ऐसे नौजवान के रूप में जो हिंदुस्तान के केरल से लेके कश्मीर तक की चीजों को समझते हैं, उस बात को और कहीं भी इस बात के साथ, इस भाव के साथ कि कैसे देश आगे बढ़े, सिर्फ एक ही भाव उनके अंदर है कि कैसे देश आगे बढ़े, ना कि कहीं किसी तरीके से स्थिति बिगड़े, कहीं कोई स्थिति हो। और वो उस दौर के नेता है जिनको तैयार किया गया, अपने आप तैयार हुए, क्योंकि राजनीति में हम इस देश को देखते हैं, चाहे पंडित नेहरू एक वैश्विक मंच और वैश्विक सोच के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने इस देश को आंखें दी, आजाद हिंदुस्तान को। कई लोगों को पसंद नहीं आते तो वो समस्या उनकी हो सकती है कि एक आजाद हिंदुस्तान को, एक आजादी का ख्वाब देने वाले, भाखड़ा नंगल देने वाले, IITMs देने वाले नेता जिनको पसंद नहीं आए तो वो समस्या उनके साथ हो सकती है। इंदिरा गांधी पसंद नहीं आए जो छातियों पे गोली खाली हो इस देश की एकता के लिए और इस देश को जिन तरक्कियों से निकाल के लाए, उस दौर के निकले हुए नेताओं में से जब देखते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो उदय हुआ, और मैं जब भी मिलता हूं एक सौम्यता के साथ किस तरीके से बात को रखे, लोगों के अधिकारों के लिए बात रखे और कैसे इस देश के मौलिक अधिकारों के साथ आम जनता के अधिकारों की बात करें, मुझे लगता है राहुल गांधी बहुत सौम्य, बहुत बेहतरीन और एक चौतरफा सोच के, जिस सोच की जरूरत है इस हिंदुस्तान को, प्रोग्रेसिव हिंदुस्तान को, उस सोच के नेता राहुल गांधी मुझे लगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश घूमा, आपने श्योपुर से शहडोल कई बार मध्य प्रदेश की परिक्रमा की, एक एक विधानसभाओं में 2-2, 3-3 बार गए हैं, तो मध्य प्रदेश की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। घूमने से, विचरण करने से, लोगों से मिलने जुलने से
वास्तविकता का आभास होता है। अभी तक एक सवाल था राहुल जी के लिए कि राहुल जी भारत को लेकर जानते ही क्या हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमेशा उदाहरण दिया जाता है, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, और उसमें 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय की। तो उस यात्रा के बाद तमाम सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे कि भाई भारत टूटा कहाँ है जो जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम बांटने निकले हैं। उस यात्रा में आप भी साथ रहे। उस यात्रा का जो मोमेंटम था, आपको क्या लगता है कि उस यात्रा के मोमेंटम से लोगों में क्या मैसेज गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए? कि राहुल गांधी जी उस यात्रा को निकले, और आपने जो बात कही कि मैंने भी मध्य प्रदेश को घुघरी बिछिया निवास से खरगापुर निवारी ले लो, चाहे गरुड़ भानपुरा से लेकर नेपानगर पंधारा ले लो, तो चाहे चितरंगी बैरन से लेकर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं को ले लो, जिसको मैंने कई बार घुमा है। और एक उससे मध्य प्रदेश की तस्वीर समझ में आती है किस तरह की विविधताएं मध्य प्रदेश के अंदर है। चाहे आदिवासी अंचलों के अंदर चले जाओ, चाहे दलितों के, शोषितों के, अलग अलग वर्गों का जो मध्य प्रदेश अलग अलग चीज़ों से बना हुआ। और यही बात राहुल जी के साथ है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का आज की तारीख में कोई और नेता है जो इतना हिंदुस्तान को घूमे हुए हैं। वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा ही करिए, इसके अलावा भी जो मौलिक मुद्दे हो, भट्टा परसोल की यात्रा किस बात की यात्रा थी, जो हिंदुस्तान के उस गरीब की जमीन के अधिकार की यात्रा थी। वो किसानों के लिए मंदसौर में गोलीकांड होता तो सबसे पहले पहुंचने वाला नेता राहुल गांधी होता। वो दर्द के अंदर अगर पहुंचने वाला कोई नेता तो राहुल गांधी जी है। और जिस भाव को समझने के लिए, क्योंकि एक बड़ी इमेज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और पूरी आरएसएस एक प्रोपोगंडा के साथ जो काम करती है, वो लगभग हजारों करोड़ रुपए सिर्फ इमेज को टॉर्निश करने पे लगती है कि कैसे इधर उधर की बातों को राहुल गांधी जी के ऊपर लगाया जाए, कैसे इन बातों को चिपकाने की कोशिश करी जाए। क्योंकि एक नेता डर किससे है? वो राहुल गांधी से, जो हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि दर्द की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, जनता के अधिकारों की बात करते हैं, जनता के हक और हुकूक की बात करते हैं, बावजूद इसके वो बात जनता के दिलों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, एक प्रोपोगंडा इस देश के अंदर बड़ा चल रहा है। और माफी चाहते हुए बात कहूंगा, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस दौर के अंदर मतलब सत्ता का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म अगर कहीं होना चाहिए तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को करना चाहिए। जिस देश जिस दौर के अंदर पहुंच चुका है, सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, सारी चीजों पे कब्जा हो चुका है, और सारे उसके ऊपर जिस तरीके से दबाव बना के निर्णय हुए जा रहे हैं, मतलब दुर्भाग्य है इस देश का कि एक जनता का चुना हुआ सांसद जो किस बात के लिए सजा हुई है कि उन्हें डिफेमेशन के लिए जो मैक्सिमम सजा मिली, ठीक है, वो कोर्ट के अंदर मामला है। पर इससे पहले एक दलित डॉक्टर को मारने वाले हत्यारे सांसद की सदस्यता नहीं जाती है, पर राहुल गांधी की एक दिन के अंदर। मतलब किस देश के लोकतंत्र के अंदर लेके जा रहे हैं? जिस विश्व के एक वैश्विक मंच के उस परिवार के आदमी जिसने इस देश के मतलब इस देश के लोकतंत्र में उस परिवार का खून मिला हुआ है, मतलब सांस से तो छोड़ो, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जीवन जेलों में कटा था। इस देश की लोकतंत्र की इस लंबी गाथा में परिवारों ने शहादत दी है। उस परिवार के उस व्यक्ति को जो चोर को चोर कहने पे अगर इस देश की संसद से निलंबित कर देंगे और प्रोपोगंडा बनाएंगे कि ये ओबीसी का अपमान है, मतलब किस दौर के अंदर हम लोगों को लेके जा रहे हैं, ये एक बड़ा विचारणीय। और जनता मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे समझेगी और सोचेगी। जैसा मध्य प्रदेश में पिछली बार आपकी सरकार आ गई थी, फिर आपकी सरकार जो है चली गई, आपके ही कारण चली गई, आप लोगों के ही कारण चली गई। तो क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि अपने घर में थोड़ा देखा जाए। मध्य प्रदेश की नब्ज टटोलने के साथ साथ कांग्रेस अपनी भी नब्ज टटोलती रहे कि उसको कोई अंदरूनी समस्या तो नहीं है, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं। पिछली बार जब कमलनाथ जी आए थे तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि तब कमलनाथ जी की जो मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति की उम्र थी वो 6 महीने थी, अब वो उम्र 5 साल 6 महीने है। तो कमलनाथ जी भी सब समझ गए होंगे कि किसको बिठाना है, किसको बाहर करना है, किसको रोकना है। कमलनाथ जी के नाम को लेकर भी तमाम सारे संदेह हैं। तो क्या स्थिति मानते हैं आप
23 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? कि पहली चीज तो आपने कहा हमारी चली नहीं गई, डकैती हुई है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, इस देश के लोगों के वोटों के ऊपर एक डकैती कि जिस तरीके से कितना कितना पैसा, ये सब रिपोर्ट्स में है सारी चीज़ों के ऊपर। मतलब अगर विधायक बिकने लग जाए और खरीद फरोख्त की एक सरकार इस प्रदेश के लोकतंत्र के अंदर बनी हुई है, और जिस तरीके से उसके बाद उस लोकतांत्रिक मूल्यों को चुकाने के लिए किन परिस्थितियों का जनता आज बैठी हुई है, जनता जवाब मांग रही है। किसान बहुत प्रताड़ित है, नौजवान परेशान है, महंगाई सुरसा की तरफ मुंह फाड़ रहा है, और नौजवानों के जो बेरोजगारी का आलम है, इसके खिलाफ जनता के अंदर रोष है। आप देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि जनता इन्हें जवाब देने बैठी हुई है। जी, जैसा आपने कहा जनता जवाब देगी, तो जनता का जो समर्थन है, जन समर्थन है, वो आपको लगता है कि इस बार ऐसा मिलेगा कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार के तौर पर कांग्रेस अपने आप को स्थापित कर पाए? मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत, और जैसे बम्पर बहुमत कहते हैं ना, उसको आके कांग्रेस पार्टी भरेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के सुपड़े साफ होंगे। अच्छा, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की नकल बहुत करते हैं। जैसे वो लाडली बहन योजना लाई तो आपने उसके बाद कह दिया हम 1500 रुपये देंगे, फिर कोई और वो योजना लाए तो आपने कहा हम 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे। आप अपनी तरफ से वही काउंटर स्कीम्स क्यों ला रहे हैं? देखिए, पहली चीज ये काउंटर स्कीम्स नहीं है। 500 रुपये गैस सिलेंडर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ आप देख के आओ। आप 1500 रुपये जो है, स्पष्ट रूप से हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, वहाँ 1500 रुपये महिलाओं को देने का काम, ये हमारी योजना है ही सही। पहले भी हमने 2019 में कहा था न्याय योजना हम लेके आएंगे, लोगों को जीवन जीने का अधिकार देने का काम करेंगे। तो ये अधिकारों की बात कांग्रेस पार्टी हमेशा, और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है कि इस देश के अंदर सत्ता में कैसे आए थे। वो 400 रुपए की गैस की टंकी को डायन बताया जा रहा था, और आज 1100 रुपए के अंदर उसे विकास बताया जा रहा है। वो पेट्रोल डीजल, जो डीजल 50 और 65-70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, 50-55 डीजल था, 65-70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, जब $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल बिका करता था। उस दौर के अंदर इस भाव में तो वो डायन दिखा करता था। अब आपके $70 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल, और अगर आप रशिया से लेंगे तो और 26% का डिस्काउंट वो दे रहा है। उस दौर में आप 100 के आसपास बेच रहे हो, 100 के पार बेच रहे हो, और आपको ये पूछते हैं तो क्या विकास हो गया? तो ये जो पागल विकास है ना, इसे जनता भी रोकना चाह रही है, और जनता भी इन्हें हिसाब और जवाब देना चाह रही है कि जनता को आपने क्या समझ रखा है। यही मध्य प्रदेश का किसान पूछ रहा है कि आमदनी 2 गुना कर देंगे। आज तक मैं 25 सवाल लगा चुका हूं कि भैया किसान की आय कितनी है, तो उसके आय के कोई आंकड़े नहीं है। उस शेरपुरा में भाषण दिया था तो बोले नहीं, दूसरे विधायक कह दिया कि कोई ऐसा भाषण नहीं। मतलब झूठ और फरेब की एक पराकाष्ठा जो होती है ना, उसके खिलाफ जनता बैठी हुई। आप चिंता नहीं करें, कितना ही कुछ कर लें, ये तो खुद कहीं ना कहीं नकल कर रहे हैं। ये अकल नहीं लगा रहे हैं, ये नकल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तमाम सारे पहलुओं पर कुणाल जी आपसे बात हुई। आपके व्यक्तित्व को जानने समझने के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति के कई पहलुओं को, खासकर कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को समझने का लोगों को अवसर मिला होगा। आप ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो ये नाम खिताबी पाने को कुछ काम करे होंगे, और डूबे हैं जो किनारों पे, क्या वो खाक तरे होंगे? और ऐसे ही नहीं पाई इस देश ने आज़ादी, आज़ाद भगत जैसे कई सौ लाल मरे होंगे। तो देश में आज़ादी आ गई है, इस आज़ादी को कायम रखना, इन लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना, इन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण रखना और उसको अक्षुण्ण रखना, ये है किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी जवाबदेही। तो द नवीन पुरोहित शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।